सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अनुमति दी गई, उस पर निर्णय लिए गए। आइए इन सब पे बात करते हैं और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। संतोष जी, आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को कि उन्होंने इस निर्णय के बारे में क्या कहा। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है एंड एज पर दिस स्कीम जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी। संतोष जी, कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को और ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश में जहां ज्यादा से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन अब हो रहे हैं, चाहे वो गांव हो या शहर हो? इसमें यही कहने की बात है कि अब ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसको सरकार तेजी से ग्रामीण इलाकों में और छोटे शहरों में भी अभी भी ले जाने की कोशिश कर रही है और इस तरह के इंसेंटिव जो है वो उसमें मदद करेंगे, क्योंकि जो छोटे व्यापारी होते हैं या जो लोग इस तरह के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन दोनों को मदद मिलेगी। इसमें जो यूपीआई से रिलेटेड जो फायदे हैं तो इन ट्रांजैक्शन से, या वो तेजी से ट्रांजैक्शन हो या फिर जो है फास्टर कैश फ्लो हो या फिर जो एक्सेस टू क्रेडिट हो जाता है वो भी आपको आसानी से मिल जाता है, ये सारे फायदे जो है वो छोटे व्यापारी जो है उनको और जो लोग इस तरह के ट्रांजैक्शन करेंगे इन शहरों में, इन इलाकों में, उन सबको फायदा होगा। ये तो जो लोग उस ट्रांजैक्शन में शामिल होंगे उनके लिए है। जो बैंक्स जो ये ट्रांजैक्शन कराएंगे उनको भी उनके जो मार्जिन हैं वो बढ़ेंगे और उनको भी दो तरीके से फायदा होगा। एक तो कि सरकार की जो मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटल हो, वो पूरा होगा और उसमें वो योगदान करेंगे अपना। और दूसरा ऑब्वियसली उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी या उनको जो गेन्स हैं इन ट्रांजैक्शन में इंसेंटिव मिलने से वो मिलेगा, चाहे वो बैंक हो या अदर जो जितने भी एजेंसीज होते हैं जो इस तरह के ट्रांजैक्शन में शामिल होते हैं। तो ओवरऑल गेन्स जो है इस तरह के इंसेंटिव से जो 2000 रुपए के नीचे के ट्रांजैक्शन पर होगा वो डिजिटल पेमेंट मोड जो है उसको एक्सपैंड करने में एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, आगे नेक्स्ट लेवल में ले जाने में मिलेगी बात, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ आकृष्ट होंगे कि वो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई के थ्रू करे। जी, जैसा कि आपने कहा कि इस योजना के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा व्यापारी को किए गए 2000 रुपए से कम के भुगतान पर एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट वहन करेगी। इससे स्वदेशी भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको लगता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसी प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी? जी बिल्कुल, जहां कहीं भी इंसेंटिव मिलेगा या जहां कहीं भी इस इंसेंटिव से जो फायदे हैं उसको जब बैंक्स हो या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फैलाने की कोशिश करेंगे तो इससे जरूर फायदा मिलेगा। और जो इसमें इन्वॉल्व इंटरफेसेस हैं, चाहे वो भीम यूपीआई है या जो कुछ भी है, ऑब्वियसली उसके थ्रू ही लोग ये ट्रांजैक्शन जो है वो करना चाहेंगे। आपने देखा होगा पिछले सालों में भारत विश्व में अग्रणी देश के रूप में उभरा है डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में, और जो एक्सेप्टेंस लेवल रहा है वो चाहे वो नीचे से नीचे का तबका हो देश में या कोई भी हो, वो फिनोमिनल है। मतलब ऐसा एक्सेप्टेंस लेवल डिजिटल ट्रांजैक्शन का शायद ही विश्व में किसी और देश में है। तो जाहिर तौर पे ये भीम यूपीआई को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी और ओवरऑल जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन को और दूर तक भारत देश में फैलाने में जरूर मदद मिलेगी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट पगोटे से चौक तक 6 लेन की एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना को लगभग 4500 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत पर बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर यानी कि बीओटी मोड पर संपन्न किया जाएगा। संतोष जी, कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को और इससे क्या ईज ऑफ बिजनेस करने में जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको फायदा होगा? अश्विनी, देश में औद्योगिक विकास में इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मील का पत्थर साबित होंगे। अगर आप उस इलाके को देखेंगे जहां पर कि ये कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो रही है, ये कनेक्टिविटी हो रही है, इसमें सड़क यातायात और जो पोर्ट है जहां से कि सामान निर्यात होता है या जहां से आयात होकर फिर सड़क यातायात के थ्रू देश के अंदर आता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा।
और जो अभी कंजेशन है या जबकि इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन का जो अमाउंट है या ट्रांसपोर्टेशन गुड्स जो है वो बढ़ने के आसार आने वाले सालों में काफी मात्रा में, तो इन सब चीजों को इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैटर कर पाएंगे। यानी इन सब तरह में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो तैयार होगा, जो सड़क यातायात को पोर्ट से जोड़ेगा, वो एक तो स्पीड बढ़ाएगा इस ट्रांसपोर्टेशन का, जिससे कि एफिशिएंसी आपके ट्रांसपोर्टेशन में होगी। हमारे देश में ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो औद्योगिक जो प्रगति है उसमें ये कॉस्ट काफी मात्रा में होता है, और जो कि अन्य देशों के मामले में, इसीलिए भारत के जो सामान है वो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें लो हो जाते हैं। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि सड़क यातायात और पोर्ट को जोड़ेंगे, या इस तरह के दूसरे जगहों से जहां की माल गुड्स जो है वो एक दूसरे से दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे मदों में जाते हैं वहां पर, तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली वो जो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है किसी भी सामान की, कोई भी गुड्स जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाएगी और आपको कॉम्पिटिटिव भी बनाएगी विश्व में। इसीलिए इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो बहुत जरूरी हैं। लगभग 29 किलोमीटर की 6 लेन की इस परियोजना से सरकार का ये मानना है कि मुंबई और पुणे के आसपास के क्षेत्रों में विकास, प्रगति और समृद्धि के नए रास्ते भी खुलेंगे। संतोष जी, आपको लगता है कि इस तरह के जो कॉरिडोर हैं वो बंदरगाह को जो बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए वो और भी राज्यों में, देश के हर कोने में होना चाहिए? जहां कहीं भी टफ रास्ते हैं और या कंजेशन है जिसके चलते कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है उसमें दिक्कत आती है या उसमें समय ज्यादा लगता है, या वो जैसा मैंने पहले कहा कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसको कम करता है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो जाता है अगर ज्यादा समय लगेगा, और या फिर अगर ऐसा हो कि वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में आपके लिए जहमत बहुत हो, आपको जिस तरह से आपको कहीं भी किसी भी गुड्स को पहुंचाना है उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, तो ये सारे कॉस्ट जो है वो आपके प्राइस को और आपके कॉम्पिटिटिवनेस को कम करते हैं। प्राइस बढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस को कम करते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट जो हैं, जो पीएम गति शक्ति जो ओवरऑल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला है उसके अंडर भारत सरकार ने शुरू किया है और चल रहा है, वो सब इसी तरफ जो है वो इंडिकेटेड है, और टारगेट जो है वो यही है कि एफिशिएंसी इन ट्रांसपोर्टेशन लाके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं हमारे या जो गुड्स है उनको हम मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना पाए, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी, ग्लोबल मार्केट में भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, जिसके चलते कि हमारे सामान जो है वो कॉम्पिटिटिव बने। अश्विन, कैबिनेट ने आज ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप आसाम के मौजूदा परिसर में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र की स्थापना को भी मंजूरी दी है। संतोष जी, आपसे इसके बारे में भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को। नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट के नाम से ये नया प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर बनेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम, BVFCL, HURL और NFL और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन सब का एक जॉइंट वेंचर बनके 10,600 करोड़ रुपीस के टोटल इन्वेस्टमेंट से इस प्रोजेक्ट में यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होगी। संतोष जी, कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को, और आसाम और देश को इस निर्णय से क्या फायदा होगा? ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो नॉर्थ ईस्ट में सरकार ला रही है अश्विनी, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी उस क्षेत्र को, उस एरिया को, उस रीजन को इंडस्ट्रियल तौर पर, यानी औद्योगिक तौर पर सशक्त और मजबूत करने, वहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ाने का हिस्सा है। जो टारगेट है या फिर जो एम है उसका हिस्सा है। ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है इससे यूरिया अवेलेबिलिटी जो है वो आसाम में और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वहां भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ मदद मिलेगी यूरिया की अवेलेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाने में, वेस्ट बंगाल हो या उड़ीसा हो या झारखंड हो या इवन बिहार में। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उस क्षेत्र में, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वहां 2-3 तरह के फायदे जो हैं वो देखकर सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट वहां ला रही है। एक तो कि जो प्रोडक्ट वहां बनेगा जिसका फैक्ट्री, जैसे इस केस में यूरिया है, वो उसकी अवेलेबिलिटी उस क्षेत्र में बढ़ेगी। दूसरी, वहां इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने से इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तीसरा, जो कि आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट रीजन में या आसाम हो या उस तरह के जो रीजन है उसमें, नॉर्थ ईस्ट में राज्यों में, आपको जॉब लेवल क्रिएट करने की जरूरत है, जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। वो जॉब्स क्रिएट होगा, इनकम लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर होगा। तो ये सारी चीजें जो है, इस तरह के प्रोजेक्ट से, एक प्रोजेक्ट कहीं भी किसी जगह पे आता है उस क्षेत्र में इतने सारे फायदे होते हैं। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि आसाम में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट जो है वो सरकार ला रही है, चाहे वो न्यू एज टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट हो और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी आसाम में जा रही हैं। तो जो भारत सरकार की मंशा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को में भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाया जाए या बढ़ावा दिया जाए, उसका ये हिस्सा है। अश्विन जी, लगभग 10,601 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस प्रोजेक्ट पर, और इससे क्षेत्र के लोगों के लिए अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। संतोष जी, हम डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। कैबिनेट ने आज एक डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दी है। लगभग
1000 करोड़ का एक एडिशनल इनपुट इसमें आएगा और टोटल बजट इसका 2790 करोड़ रहेगा। कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को? डेयरी डेवलपमेंट जो है भारत देश के लिए ग्रामीण इलाकों में और रूरल और सेमी अर्बन इलाके जो हैं उन लोगों के लिए शुरू से पिछले कई दशकों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया, इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है। उस क्षेत्र के लोगों में कोऑपरेटिव्स लाने में या उस क्षेत्र के लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाने में जाहिर तौर पर अब सरकार जो है ये डेयरी डेवलपमेंट जो है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती है। और जो ये प्लान है, जो डेयरी डेवलपमेंट प्लान है जिसमें कि अभी एनहांस्ड एलोकेशन आया है, उसमें प्रोक्योरमेंट हो या प्रोसेसिंग कैपेसिटी हो या फिर बेटर क्वालिटी कंट्रोल जो कि एक बहुत जरूरी चीज है, इन सब चीजों में नई टेक्नोलॉजी ले आकर और लोगों को सशक्त बनाकर डेयरी डेवलपमेंट या डेयरी जो सेक्टर है उसको एक अलग तरीके से देख के और उसमें जो बढ़ोतरी होनी है उसको इंश्योर करने के लिए सरकार ने एनहांस्ड एलोकेशन लाया है। जाहिर तौर पर इस स्कीम में दो कंपोनेंट हैं, जो कि एक कंपोनेंट जो है वो मिल्क प्रोक्योरमेंट और प्रोसेसिंग जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसे जगहों पे या हिली रीजन जो होते हैं या यूनियन टेरिटरीज होते हैं, रिमोट एरियाज, बैकवर्ड एरियाज होते हैं, उन सब जगहों पे इस तरह की चीजें जो है उसमें ग्रांट और सपोर्ट देकर बढ़ावा देने के लिए है। दूसरा जो है जो कंपोनेंट बी है इसका, वो जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उसकी मदद से राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, इवन इन सब तरह के राज्यों में डेयरी डेवलपमेंट में काम चल रहा है। सो ओवरऑल एक टोटलिटी में डेयरी डेवलपमेंट में इस प्लान के तहत काम चल रहा है और जितना ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी, जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें क्वालिटी कंट्रोल, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करके एक जगह ले आके एक स्ट्रक्चर्ड वे में नेक्स्ट लेवल में डेयरी डेवलपमेंट को ले जाया जाएगा, उतना ही डेयरी में विकास होगी और ऑब्वियसली फार्मर्स जो है उनके इनकम में बढ़ोतरी भी होगी और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इन क्षेत्रों में भी बढ़ेगा। तो इस प्लान का भी मकसद जो है वो यही है। जी संतोष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में पशुधन क्षेत्र से भी जुड़े हुए एक प्रपोजल को स्वीकृति दी गई है, जो कि है संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, उन्होंने इस मिशन के बारे में क्या कहा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3400 करोड़ का, इसमें बेसिकली कैसे हम मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। इंसेमिनेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे नेटवर्क को कैसे बढ़ाना, उस पर बहुत बड़ा जोर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को अपने गाँव में ही या गाँव के आसपास ही सबसे जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। संतोष जी, कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को? और जैसा कि मंत्री जी ने कहा, क्या गांव में किसानों को इससे बहुत फायदा होगा और शहरों में इसके क्या लाभ हो सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है जो मंत्री जी कह रहे हैं कि जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जो है वो या लाइव स्टॉक क्वालिटी जो है उसमें जैसे ही इम्प्रूवमेंट होगा आपका मिल्क प्रोडक्शन जो है उसमें इम्प्रूवमैंट हो जाता है। और अगर आप देखेंगे तो इस स्कीम के चलते पिछले 10 सालों में भारत में मिल्क प्रोडक्शन जो है, दूध प्रोडक्शन तकरीबन 64% जो है वो बढ़ा है पिछले 10 सालों में सिर्फ, और प्रोडक्टिविटी गेन्स भी वैसे ही हुए हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरह की स्कीम से जो आइडेंटिफाइड बेनिफिट है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, और वो उसके लिए जो आपका लाइव स्टॉक है जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो लाइव स्टॉक की क्वालिटी को इम्प्रूव करना विद न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे तरह तरह के जो है वो लाइव स्टॉक में इम्प्रूवमेंट के लिए आप लाते हैं टेक्नोलॉजी, तो बेटर लाइव स्टॉक होता है और उससे जो है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। इन सब चीजों पे जब फोकस होता है तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक गेन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फार्मर का जो रिटर्न है वो बढ़ जाता है। और गोकुल स्कीम जैसे स्कीम जो है वो देश के वैसी जगहों में जैसे रूरल इलाका है, या रूरल इलाके में अगर आपको दूध के प्रोडक्शन और दूध मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अच्छी अगर हो रही है, तो ऑब्वियसली ये सारे जो है वो आपके देश के दूसरे इलाकों में भी वो रिफ्लेक्ट करता है। सो ओवरऑल इन टोटलिटी ये स्कीम जो है वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफी कामयाब साबित हुआ है, और इसको अगर सरकार कंसोलिडेट कर रही है, इसको आगे ले जा रही है, तो ऑब्वियसली वो बेनिफिट जो है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। सरकार का ये भी मानना है कि इससे 8.5 करोड़ किसान जो इस डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं उनको भी इससे फायदा होगा। संतोष जी, आपने बहुत विस्तार से आज कैबिनेट के तमाम निर्णय के बारे में हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में